जय हिंद साथियों, आज क्या इस वीडियो का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। विषय ये है कि आपको पता है कई बार पूर्व सैनिक जो है जानकारी के अभाव में रात में तकलीफ़ हो जाती है। रात में कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है आदमी, और वो सुबह होने का इंतज़ार करते हैं कि सुबह ईसीएचएस खुलेगा, वहाँ से हम जो है जाके रेफ़र लेंगे या जहाँ पर जाएंगे तब हम। तो साथियों, इस प्रकार से काफ़ी घटना घट जाती है। तो साथियों, मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि किसी भी पूर्व सैनिक को इमरजेंसी में रात में कोई तकलीफ़ होती है तो कभी भी ईसीएचएस का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। उसका प्रोसीजर मैं इस वीडियो में समझा रहा हूँ। तो साथियों, अगर आपको पता भी है तो भी इस वीडियो को देख करके पूरा समझ करके दूसरे साथियों को समझाने की कोशिश करना, ताकि जो है इस जानकारी के अभाव में किसी साथी को पूर्व सैनिक को नुकसान ना हो। तो साथियों, आज का विषय यह है पूर्व सैनिकों तथा पूर्व सैनिकों के परिवारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है जो सभी को पता होना चाहिए। क्यों साथियों, पूर्व सैनिकों के परिवार भी उसके साथ में इस कार्ड से जुड़े हुए हैं, और परिवार को भी पता होना चाहिए कि किस परिस्थिति में हमारे किसी सैनिक के साथ में पूर्व सैनिक के साथ में घटना होती है तो हमको उसको क्या कार्रवाई करनी है। तो साथियों, इमरजेंसी ट्रीटमेंट एंड क्लेम किस प्रकार से करना है। इमरजेंसी हो गई, कौन कौन सी इमरजेंसियाँ होती हैं, कौन कौन सी बीमारी में इमरजेंसी होती है, वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है साथियों। तो आप ध्यान देख लेना इसको, और ज़रूर एक बार इस वीडियो को देख लेना टाइम निकाल करके। और साथियों, जो है इमरजेंसी ट्रीटमेंट किसी भी हॉस्पिटल से बिना रेफरल के ले सकते हैं। तरीका समझे साथियों, कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे वो ईसीएचएस से संबंधित है या नहीं है, इमरजेंसी में आप लेकर के उसका तरीका समझिए कि भाई उससे हॉस्पिटल में जा सकते हैं, किस प्रकार से उसका क्लेम करना है। तो साथियों, अगर आप इस चैनल में नए बने हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि साथियों इस चैनल के माध्यम से हर कोई इन्फॉर्मेशन आपको, चाहे पे कमीशन से संबंधित हो, चाहे आपकी पेंशन से संबंधित हो, चाहे डीए से संबंधित हो, चाहे पूर्व सैनिकों से संबंधित हो या सैनिकों से संबंधित हो, हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ में भेजता रहता हूं। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है। सिर्फ आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन आएंगी उनका आपके पास नोटिस चला जाएगा और आप उनको देख लेंगे। तो साथियों, चलते हैं अब इस वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब देखो साथियों, ईसीएचएस कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। ईसीएचएस कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। अगर कभी भी इमरजेंसी में ट्रीटमेंट इलाज करवाना पड़ता है तो नंबर 1, इमरजेंसी में ईसीएचएस से रेफर लेना ज़रूरी नहीं है। इमरजेंसी में ईसीएचएस से कोई रेफर लेने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, इमरजेंसी में ईसीएचएस कार्ड दिखाकर किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं। इमरजेंसी अगर है तो ईसीएचएस कार्ड दिखाइए अपना, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए रात के समय 10 बजे, 11 बजे, रात के 2 बजे भी, और इलाज करवा सकते हैं। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल तथा नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल, चाहे वो ईसीएचएस से एम्पैनल्ड है या नहीं है, और किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होने के 24 घंटे के अंदर पेरेंट्स ईसीएचएस क्लिनिक को सूचना देना जरूरी है। तो साथियों, हाँ, उस समय आप एडमिट हो गए तो आप जो है 24 घंटे के अंदर जो आपकी पेरेंट्स क्लिनिक है, जहाँ पर आपका कार्ड बना हुआ है, जहाँ पर आप जाते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन जरूर कर दें साथियों। तो जो नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, मान लो ये हॉस्पिटल जो है ईसीएचएस से पैनल में नहीं है, तो उसमें अगर आप इलाज करवाते हैं तो पहले आपको पैसे जमा करने होंगे साथियों, और बाद में क्लेम कर सकते हैं। उसका तरीका भी आप जान सकते हैं साथियों। तो कोशिश करें, अगर नज़दीक कोई पैनल हॉस्पिटल है तो वहीं पर सीधा चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर पैसे जमा नहीं करने पड़ेंगे। अगर वहाँ नहीं है, इमरजेंसी ज़्यादा है, तो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाना ही जाना है, तो वहाँ आप पैसा जमा करके इस कार्ड वीडियो के अंदर बताए गए प्रोसीजर के अनुसार आप उनसे डॉक्यूमेंट लें और अपना क्लेम की कार्रवाई करें। तो साथियों, आगे देखते हैं किन किन परिस्थितियों में इमरजेंसी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। साथियों, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं साथियों, हर किसी को जानना जरूरी है। मुझे भी नहीं पता था, मैं भी जो है इसी प्रकार से जानकारी ली है। तो आप लोग भी साथियों इसको देखो। साथियों, सबसे पहले कोई सीरियस एक्सीडेंट हो गया तो उस समय आपको इसी से जाने की ज़रूरत नहीं है साथियों। मुझे भी पता नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं भी 34 साल सेवा करके आया फौज के अंदर, और
34 साल के बाद में कुछ साथी बोल रहे थे कि आपका क्या रैंक है, तो साथियों मैं रैंक बता देता हूँ। मेरा जो है सूबेदार मेजर बनने के बाद में ऑर्डिनरी लेकर के मैं वहाँ से आ गया। सूबेदार मेजर में 34 साल नौकरी किया, 4 साल सूबेदार मेजर में, 30 साल जो है नीचे। कोई साथी कमेंट कर रहे थे तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दिया उन साथियों को, ठीक है ना। तो साथियों इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। बाद में लास्ट में ऑर्डिनरी रैंक लिख करके मैं रिटायर हो गया हूँ। तो दूसरा है साथियों, पहला क्या है, सीरियस एक्सीडेंट। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे पहले इसी से रेफर लेके आना है साथियों। लेकिन दूसरा है साथियों हीट स्ट्रोक और कोल्ड स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक और कोल्ड स्ट्रोक आप लोग को पता है, आर्मी में सुनते हो भाई उसको हीट स्ट्रोक हो गया और उसको कोल्ड स्ट्रोक हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण स्ट्रोक आ जाता है या बहुत ज़्यादा ठंड के कारण स्ट्रोक आ जाता है। हार्ट अटैक आम आता रहता है, स्ट्रोक आता रहता है। इस प्रकार से सांस लेने में परेशानी हो गई, बिल्कुल सांस नहीं आ रहा है, तो वो भी इमरजेंसी में ही है। प्रेगनेंसी इमरजेंसी हो गई अचानक, तो वो भी इमरजेंसी में ही है। पैरालाइज हो गया अचानक, तो कहीं इसी से चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, इमरजेंसी में आप जा सकते हैं। विजन हो गया, विजन दिखाई नहीं दे रहा आपको। पॉइजन हो गया, सांप ने काट लिया या स्नेक बाइट, जो सांप ने काट लिया, को पॉइजन फैल गया है, या फूड पॉइजन या कोई भी पॉइजन फैल गया है। किडनी फेलियर हो गया, अचानक से किडनी फेलियर हो गया, तो साथियों 11 नंबर है डायबिटीज़ इमरजेंसी हो गई। कोई डायबिटीज़ है और इमरजेंसी आ गई, तो वो भी इमरजेंसी है। शरीर के किसी अंग का जाने का खतरा है, वो भी इमरजेंसी में है। सर्वर इन्फेक्शन हो गया, वो भी इमरजेंसी में है। डेथ का खतरा है, जान जाने का खतरा है, वो भी इमरजेंसी में है। और कोई अन्य सीरियस हो गया, सीरियस हालत हो गई, तो साथियों इस प्रकार के इमरजेंसी में आप जो है किसी भी हॉस्पिटल में जा कर के अगर कोशिश करना है, इम्पेल्ड हॉस्पिटल आपके पास नज़दीक है, तो उसमें जाइए, तुरंत एडमिट हो जाइए। 70 साल के बाद तो वैसे रेफरल नहीं लेना होता है, लेकिन 70 से नीचे वालों के लिए बता रहा हूँ मैं। और साथियों उसके बाद जो है कार्रवाई आगे होती रहेगी। नोट, अधिक और सही जानकारी के लिए पेरेंट्स क्लिनिक से संपर्क कर सकते हैं साथियों, क्योंकि ये जानकारी पूरी नहीं है कि वह 100% मैंने जानकारी दे दी, हो सकता है इसमें भी और कुछ छूट गया हो। तो इसके लिए आप जो ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो पेरेंट्स क्लिनिक से संपर्क कर सकते हैं कि भाई कौन कौन सी और बीमारियां हैं जो इमरजेंसी में घोषित की गई हैं। हो सकता है उनके पास और भी कोई नोट होगा, ठीक है साथियों। तो ये तो मैं तो नॉर्मल जानकारी देता रहता हूँ, तो ये इसके लिए अगर साथियों चिकित्सा उपचार बिलों की प्रोसेस भाग 4 में दिया गया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और इसमें से मैंने भी निकाल करके लिख दिया हूँ, उसमें इसी में से निकाल करके मैंने लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं साथियों। ये बुक जो है आप यहाँ पर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेते समय निम्नलिखित डॉक्यूमेंट जरूरी हैं प्राप्त करें साथियों। लेकिन साथियों आप इमरजेंसी में हॉस्पिटल में चले गए तो ये डॉक्यूमेंट उनसे जब डिस्चार्ज लेते हैं ज़रूर ले लेना आपने वापस। जैसे ई-सेशन कार्ड है वो आपको दिया है तो उसको जरूर ले लेना है, उसकी कॉपी भी ले लेना है। डिस्चार्ज होगा तो उसकी समरी बनवा लेना है। इमरजेंसी रिपोर्ट आपने की थी वो भी सर्टिफिकेट लेनी है, तो ये भी डॉक्यूमेंट है। ये पैनल हॉस्पिटल जो पैनल हॉस्पिटल है उससे लेने हैं, ठीक है साथियों। और भी कोई अगर ज़्यादा जानकारी करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो आप अपने इसी से रेफर से लेकर के वहाँ इसी से पेरेंट्स क्लिनिक से लेकर के आप वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। और अनएम्प्लॉयड हॉस्पिटल, मान लो कोई वहाँ पर पैनल हॉस्पिटल नहीं है, आपने पैसा दे करके उस हॉस्पिटल में किया है जो पैनल में नहीं है, तो उससे जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है। इमरजेंसी सर्टिफिकेट तो लेनी है, ई-सेशन कार्ड लेना है, डिस्चार्ज समरी लेनी है, इमरजेंसी रूम के सीट भी लेनी है वहाँ से, और EIR इमरजेंसी इंसिडेंट रिपोर्ट लेनी है, और टेस्ट रिपोर्ट और उसकी फिल्म सारी लेनी है। आइटम वाइज बिल की समरी भी लेनी है, ताकि आप क्लेम करेंगे तो उस समय वहाँ पर आपको देना पड़ेगा। और अधिक क्या लेना है वो अपने पेरेंट्स क्लिनिक से भी जानकारी ले सकते हैं साथियों। और साथियों क्या करना है बिना अब ये था साथियों इमरजेंसी में। अब मान लो बहुत से साथियों को नहीं पता होगा, नहीं गए होंगे बुजुर्ग लोग कभी ई-सेशन में, तो उनके लिए नॉर्मल हालत में क्या कार्रवाई करनी है, किस प्रकार से क्लेम करना है, किस प्रकार से जो रेफर लेना है, वो रेफर के लिए कितना दिन के लिए है, सारी चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं साथियों। और साथियों इसमें क्या है, नॉर्मल बिना इमरजेंसी की हालत में, कोई इमरजेंसी नहीं है, नॉर्मल आपको बुखार आ गया हो या कोई तकलीफ हो गया, कोई भी तकलीफ हो, किसी प्रकार की तकलीफ हो गई, आप जा रहे हो हॉस्पिटल में,
तो उसमें कैसे प्रकार रहेंगे। सबसे पहले अपना कार्ड ईसीएचएस कार्ड लेकर जाएं, वहाँ पर ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में जाएं और अपना टोकन नंबर ले लें। वहाँ पर काउंटर में बैठता है, वहाँ पर एक टोकन ले लें अपना। टोकन के बिना आपका डॉक्टर को चेकअप नहीं होंगे। उसके बाद आपका नंबर आएगा, नंबर आने पर डॉक्टर साहब से चेक करवाएं आप, और डॉक्टर साहब के द्वारा मेडिसिन लिखे जाने पर मेडिसिन काउंटर से दवाइयाँ ले लें। अगर वहाँ पर मेडिकेशन काउंटर पर कोई दवाइयाँ नहीं है, अगर कोई दवाई उपलब्ध नहीं है और डॉक्टर साहब ने लिख दी है, तो उसकी अन्य सर्टिफिकेट वहाँ पर कर देंगे, राउंड करके अन्य दे देंगे आपको। तो बाहर से खरीद लें और क्लेम करें। क्लेम करने का प्रोसीजर इस वीडियो में आगे मैंने बताया हुआ है, तो वो भी साथियों आप देख लीजिए क्लेम करने का प्रोसीजर क्या है, वो मैंने आगे वीडियो में बताया हुआ है, लिखा हुआ है मैंने अपने सारा कुछ। एक चीज़, अगर मेडिकल ऑफिसर किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने की सलाह देता है, उस समय मान लो आप गए और मेडिकल ऑफिसर ने बोला भाई आप इस स्पेशलिस्ट को दिखाना है बाहर, या आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहते हो बाहर, तो उसके उस जगह का रेफर ले ले जहाँ पर दिखाना चाहते हैं, रेफरल ले लें वहाँ पर रेफरल साथियों। अब ओपीडी रेफरल के नियम क्या हैं साथियों, ये मोटा मोटा बता रहा हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं अपनी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के। नंबर 1, ओपीडी रेफरल 3 महीने के लिए मान्य होगा साथियों। पहले ये सिर्फ 1 महीने के लिए मान्य होता था, अभी 3 महीने के लिए मान्य हो गया पिछले सितंबर से। और साथियों 3 महीनों में 3 महीनों के दौरान आप 6 बार उस हॉस्पिटल में जा सकते हैं, 6 बार जा सकते हैं। और कई बार जो है, लेकिन उसमें जो है ईसीएचएस जो एमओ मेडिकल ऑफिसर है वो लिखना चाहिए कि भाई, वो लिख देता है कि भाई आपके लिए रेफरल देता है, मैंने 3 लिख दिया, उसके बाद कितने टाइम जाना है वो टाइम भी लिख देता है भाई, 3 बार या 4 बार या 2 बार या 5 बार या 6 बार आपकी तकलीफ को देखते हुए। तो उसको बोलो जी मुझे 6 बार दिखाना है, तो 6 बार लिख देंगे वो। तो आप 6 बार जा सकते हो 3 महीने के दौरान। और साथियों एक ही रेफरल से 3 अलग अलग स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। पहले क्या था कि एक स्पेशलिस्ट के लिए रेफरल लेके गए तो दूसरे स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए अलग से रेफर लेना पड़ता था। लेकिन अभी सितंबर में साथियों ये कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया है कि आप एक हॉस्पिटल में चले गए, एक रेफर लेकर के 3 महीने तक हो गए। अगर आपको मेडिकल ऑफिसर के पास में गए, उन्होंने बोला कि भाई आप सर्जिकल को दिखाओ स्पेशलिस्ट को, तो आप उसी रेफरल से सर्जिकल स्पेशलिस्ट को बिल बना करके दिखा सकते हैं। बिल अपने आप बना लेते हो, आपको पैसा देना नहीं होता है। वहीं पर जो काउंटर पर बिल बन जाएगा आपका उसी रेफरल से और इसी कार्ड से। और फिर उसके बाद में अगले ने बोला कि भाई आप जो है न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ, तो मान लो उसने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दिया। तो इस प्रकार से आप 3 स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। अगर हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो उसके लिए मान लो वहाँ पर गए और आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने हैं, तो उसके लिए अलग से आईपीडी रेफरल लेना होगा साथियों। ये ओपीडी रेफरल है, अलग से आईपीडी रेफरल लेना होगा। अब इस में दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, मान लो डॉक्टर ने लिख दिया, हॉस्पिटल ने से दवाइयाँ आपने खरीद ली, तो अब इस मान लो हॉस्पिटल में गए आपने ओपीडी के द्वारा, अगर आईपीडी के द्वारा जाते हो, अगर वहाँ एडमिट होते हो, तो वो यहाँ हॉस्पिटल वाले खुद देंगे आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है साथियों। अगर मान लो आपने ओपीडी के लिए गए हैं और डॉक्टर ने देखा, चेकअप किया आपका, तो वहाँ पर आपका क्या क्या माफ है कि आपको ओपीडी के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आपके जितने टेस्ट होंगे वो कोई टेस्ट का पैसा नहीं देना है, वहाँ पर कोई टेस्ट का सारा टेस्ट का पैसा आपको उसी रेफरल से हो जाएगा। लेकिन जब डॉक्टर साहब आपके लिए मेडिसिन लिखेंगे, तो मेडिसिन साथियों आपको बाहर से खरीदनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जब डॉक्टर साहब ने मेडिसिन लिख दी हैं, वो मेडिसिन को वहाँ से उसी समय मत खरीदना। अगर उसी समय खरीद ली आपने हॉस्पिटल से, तो आपका बिल पास नहीं होगा। आपने आना है और आकर के ईसीएचएस डॉक्टर से मिलना है और उन्होंने बोलना है कि डॉक्टर साहब ये मेडिकल हमारे को दिए हैं, वो परसेप्शन उनको दिखाना है। तो वो मेडिकल जो है ईसीएचएस डॉक्टर जो है अलग से अपनी मेडिकल लिख देंगे, वही मेडिकल लिख देंगे सेम, लेकिन वो अपने हाथ से अलग से पर्चा बनाएंगे। और फिर वो मेडिकल उस पर्चे को लेकर के आपने ईसीएचएस काउंटर पर जाना है, वहाँ पर देना है। वहाँ पर वो बोलेंगे भैया मेडिकल हमारे पास नहीं है, तो वो लिख दो अन्य लिख देंगे नॉट अवेलेबल। वो अन्य हो गया, अन्य सर्टिफिकेट मिल गई। उस अन्य सर्टिफिकेट को लेकर के फिर जो है आप अपनी मेडिकल वो दवाइयाँ चाहे किसी भी वहाँ से खरीद लें, चाहे हॉस्पिटल से खरीद लें या किसी क्लिनिक से पॉलीक्लिनिक से खरीद लें। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि जो डॉक्टर हॉस्पिटल का लिखता है वो वहाँ से खरीदेंगे तो आपको सेम दवाई मिल जाएंगी, और वो नकली भी या इस प्रकार से नहीं मिलेंगी, क्योंकि हॉस्पिटल अपनी बदनामी नहीं करना चाहेगा।
तो आपको बढ़िया दवाइयाँ बढ़िया कंपनी की मिल जाएंगी। तो आप उसी हॉस्पिटल से भी खरीद सकते हैं, या कोई आपका अच्छा पॉलीक्लिनिक है या अच्छा कोई ECHS को दवाइयों को बेचने वाला है, उनको फार्मिस्ट हैं, उनसे भी आप मंगवा सकते हैं वो दवाइयाँ। ECHS में तो मिली नहीं आपको। अब क्या करना है, आपने वो खरीद ली, बाहर से कहीं से भी खरीद ली। खरीदने के बाद क्या करना है, अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। जब ECHS डिस्पेंसरी में दवाइयाँ उपलब्ध ना हो तो क्या करना है, ECHS डॉक्टर से मिलें और आवश्यक दवाएँ लिखेंगे। ECHS डिस्पेंसरी पर जाएं और उपलब्ध की जांच करें वह है कि नहीं है। यदि उपलब्ध नहीं है तो डिस्पेंसरी पर्चे पर उपलब्ध नहीं अन्य की मोहर लगा देंगे। उपलब्ध हिंदी में समझ नहीं समझ में आएंगे, इसलिए मैं साथ साथ में आपको अन्य समझा रहा हूँ कि अन्य की मोहर लगा देते हैं। किसी सिविल के केमिस्ट से दवाएँ आप खरीद सकते हैं। अब नंबर 2 जो है, जब रेफरल अस्पताल में रेफ़र किया जाता है तो वो मैंने आपको बता दिया पहले। ECHS डॉक्टर मरीज को सिविल अस्पताल में रेफ़र करते हैं, वो मैंने पहले बता दिया उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनका पर्चा प्रस्तुति के लिए मान्यता नहीं होता है। जो सिविल हॉस्पिटल का पर्चा है वो मान्य नहीं है। वो मैंने दोबारा आपको पहले बता दिया है कि ECHS के डॉक्टर के पास जाएँ और वहाँ से लिखवाएं। और सैनिकों को सैनिक अस्पताल से पर्चे के साथ ECHS डॉक्टर के पास वापस लौटना होगा, और ECHS डॉक्टर एक नया पर्चा जारी करेगा जिसमें अन्य लिखेगा वो। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी हैं। अब क्या है कि उसके लिए आपने लिख लिया, दवाई भी खरीद ली, अन्य भी लिखवा दिया है सिविल के डॉक्टर से, और साथ में आपने दवाइयाँ भी खरीद ली है। अब आपने क्लेम के लिए देना है। तो क्लेम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, तो ECHS में दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होने पर क्लेम करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट। तो साथियों, इसके अंदर जो वो बुकलेट मैंने दिखाई थी उसमें 4 लिखा हुआ था, मैं 5 कर दिया हूँ इसमें, क्योंकि एक तो क्या है, ECHS कार्ड की कॉपी आपको देनी है। रद्द चेक किस लिए देना है आपको, ये चेक इसलिए देना है कि आपका अकाउंट नंबर का कंफर्मेशन के लिए। तो आपने जो है अपना, आपके पास जो चेकबुक का चेक है उसको चेक लेना है और उसको रद्दी कर देना है ऐसे, और साथ ही उसमें साइन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करके वो चेक आपने लगा देना है। अगर आपके पास चेकबुक नहीं भी है, मान लो किसी के पास में कोई पुराने सैनिक हैं जो कि अंगूठा लगाते हैं, पेंशन लेते हैं, तो चेकबुक नहीं मिली है मान लो उनको, तो ज़रूरी बात है कि उनके लिए क्या करना है, या चेकबुक नहीं भी है, मान लो समझ लो चेक भी नहीं है, तो आपने जो आपकी पासबुक है उसका पहला पेज की कॉपी जो है आप दे सकते हैं। उनको सिर्फ कंफर्म करने के लिए यही चाहिए कि भाई ये अकाउंट सही है। ECHS डॉक्टर का पर्चा जो अन्य लिखा हुआ है, अन्य सर्टिफिकेट, वो लगाना है। और हॉस्पिटल से जो डॉक्टर द्वारा लिखा गया परसेप्शन है, जो डॉक्टर ने दवाएं लिख के दी थी, वो भी लिखना है, वो भी लगा देना है आपने, क्योंकि कई बार वो भी मांग लेते हैं, ठीक है नहीं। मेरे पास एक बार वो कैंसिल होकर के आया था, तो उन्होंने बताया था मेरे को, क्योंकि डॉक्टर साहब ने दूसरी दवाएं लिख दी थी, हॉस्पिटल में दूसरी दवाएं लिखी, उसने दूसरी दवाएं लिखी हुई थी, तो बाद में उसको ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि वो लगा देना है अपनी फोटोकॉपी, कोई करनी पड़ता है उसमें, ठीक है नहीं। और सिविल केमिस्ट से स्टाम्प सहित बिल अगर 5,000 से ऊपर है, तो जो बिल आपने लिया है, जो दवाइयाँ खरीदी, तो वहाँ से बिल तो जरूर लेना है। और बिल लेना है कौन सा, जिसके अंदर स्टैंप लगी होनी चाहिए, और जिसके अंदर जो है टैक्स कटा हुआ होना चाहिए, ठीक है नहीं। GST वाला बिल लेना है, जो GST कटती है वो बिल लेना है। ऐसा हाथ से बिल नहीं बना लेना, GST कटा हुआ होना चाहिए और उसमें स्टैंप लगी होनी चाहिए। और उसके ऊपर जो है अगर 5,000 से अधिक है तो स्टाम्प पेपर लगा, 1 रुपये का जो स्टाम्प पेपर वो आती है, स्टैंप आती है 1 रुपये की, जो ठीक है नहीं, वो लगा देना है उसके साथ में, ठीक है। राजस्व स्टैंप जो आती है वो लगा देना उसके साथ में। उसके ऊपर अगर 5,000 से कम है तो लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी दस्तावेज भरकर साथ लगाएं और उन्हें ECHS पॉलीक्लिनिक में जमा करवा देते हैं साथियों, ठीक है साथियों। अब जो है इस प्रकार से आपका पैसा फिर जो है आ जाएगा। 2 महीने 3 महीने लगेंगे, लेकिन जितना दवाई आपने खरीदा है वो पैसा आपका आ जाएगा। अब ECHS में दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होने पर क्लेम करने की ऑनलाइन इंक्वायरी क्या है, आपने ऑनलाइन इंक्वायरी पता करना है कि मेरा बिल आया नहीं, 2 महीना हो गया, तो इस प्रकार से जो है आप कर सकते हैं। और साथियों एक और है कि 30 अप्रैल 2024 को एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें आप जो है अगर आपको दूर जाना है, मान लो आपके घर से बहुत ज़्यादा काफ़ी दूर है और आपने वहाँ पर जाना है, तो उसका किराया जो है
उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं साथियों। इच्छित दावे की स्थिति में ऑनलाइन जांच कैसे करना है। दावा प्रस्तुत करने के बाद पूर्व सैनिक इच्छित दावे की स्थिति को निम्न माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मेरा बिल कहाँ तक पहुँचा है, मुझे पैसे कब आने वाले हैं। तो ECHS की मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप के जो है ECHS लाभार्थी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और लॉगिन करें। प्रगति की जांच के लिए दावा स्थिति पर क्लिक करें, जहां पर जो क्लेम है, क्लेम लिखा हुआ है वहां पर आप क्लिक कर दें। ECHS अधिक वेबसाइट जो है, ECHS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, अपडेट ट्रैक करने के लिए क्लेम पर जाएं और PPO या दावा संख्या उसमें भर दें, ठीक है नहीं। नियमित रूप से स्थिति की जांच करके पूर्व सैनिक अपने क्लेम के बारे में जान सकते हैं। तो साथियों, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों, आप भी किसी दूसरे साथी को जरूर समझा देना, या कम से कम इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप नहीं समझा सकते हैं कोई बात नहीं है, इसको शेयर कर देना, ताकि कोई साथी को नहीं पता होगा, पता लग जाएगा। तो इसलिए अच्छी चीज़ें हैं, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन साथियों भेजता हूं मैं, फालतू की बातें नहीं करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, भगवान